हेलो दोस्तों, बीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए कुछ अच्छा करते हैं। होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक ही जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक ही जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है कभी। एक कुछ और कह देते हैं, अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर आप दौड़ भी नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर आप चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए, पर हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कभी रुकना नहीं है। स्थितियाँ चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, हमारे स्थितियाँ चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, पर हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना है। अगर जो ठान ले तो जीत है, अगर जो हार मान ले तो हार हो जाती है। और इसी के साथ हम अपना सफ़र का शुरुआत करते हैं। अभी तो हमारी सफ़र शुरू ही हुई है, अभी तो बहुत लंबा दूरी तय करना है हम सबको। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन pH 7 से कम है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन pH 7 से कम है? इसका सही जवाब है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो pH विलयन है, जलीय विलयन है, जो pH 7 से कम होता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है? देहरादून, कोडाई कनाल, ऊटी या फिर दार्जिलिंग। निम्न में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है कोडाई कनाल, जो कि बी है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम, कॉपर, लेड या फिर सिल्वर। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? इसका सही जवाब है एल्युमिनियम। सही जवाब है एल्युमिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि चौथे नंबर का क्वेश्चन है। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? इंग्लैंड और इटली के बीच में, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, या फिर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में? इसका सही जवाब है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में शतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि 5वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? निम्न में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु या फिर उपधातु? इसका सही जवाब है अधातु। अधातु जो होते हैं तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, नॉर्वे की या फिर इंडोनेशिया की? किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका सही जवाब है कनाडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 7वें नंबर का क्वेश्चन है। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? जाइलम के कारण, स्क्लेरेनकाइमा के कारण, कोलेनकाइमा के कारण या फिर फ्लोएम के कारण? इसका सही जवाब है स्क्लेरेनकाइमा के कारण। जो पौधों में लचीलापन आता है, स्क्लेरेनकाइमा के कारण ही आता है। अगर जाइलम की बात करें तो जो पौधों में जल परिवहन का काम करता है, वो है जाइलम। और फ्लोएम के बारे में बात किया जाए तो फ्लोएम जो होता है खाना पहुंचाने का जो काम करता है पूरे वृक्ष में, उसका वो फ्लोएम करता है। चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर, मछली, मेंढक या फिर मगरमच्छ? इसका सही जवाब है कबूतर। कबूतर जो होता है गर्म रक्त वाला प्राणी होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 9वें नंबर का क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है?
16वें समूह का, 17वें समूह का, 18वें समूह का या फिर 15वें समूह का? इसका सही जवाब है 18वें समूह का। 18वें समूह के जो तत्व होते हैं उनके बाहरी जो कोष होते हैं वो पूरा भरे हुए होते हैं, और जो 18वें समूह में जो ग्रुप हैं उन्हें नोबेल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इनर्ट गैसेस के रूप में जाना जाता है, जिसमें हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गन ये सभी तत्व पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर, पदार्थ पर, दाब पर या फिर अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल पर? इसका सही जवाब है किस पर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका सही जवाब है दाब पर। दाब चाहे जितना भी हो, इस पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, कोई निर्भर नहीं करता है। लंबाई पे डिपेंड होता है, पदार्थ पे डिपेंड होता है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल पे डिपेंड होता है, पर दाब का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सही आंसर इसका दाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 11वें नंबर का क्वेश्चन है। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 5 अणु, 10 अणु, 7 अणु या फिर 8 अणु? इसका सही जवाब है 10 अणु। धावन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। अगर धावन सोडा के बारे में बात किया जाए तो इसको हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं, इसे हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है, रासायनिक फॉर्मूला, जो कि है NO2CO3, इसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, या फिर इसे कार्बोनेट का हाइड्रेट भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 12वें नंबर का क्वेश्चन है। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? आजाद हिंद, आजाद बंगाल फौज, भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। जिसके संस्थापक कौन थे या फिर इसके स्थापना कौन किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका स्थापना किए थे। और हम देख लेते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका जो स्थापना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो स्थापनकर्ता थे हुए थे एम एन रॉय इसका स्थापना किए थे। चलिए चलते हैं अपने जो अगला क्वेश्चन है, जो कि 13वें नंबर का क्वेश्चन है। वो इस प्रकार है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष या फिर चैम्बर होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष या फिर चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर या फिर 4 चैम्बर? कितने चैम्बर होते हैं? इसका सही जवाब है 2 चैम्बर। मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। अगर जो हम मानव के बारे में बात करें तो मानव हृदय में जो कक्ष की संख्या होती है, जो चैम्बरों की संख्या होती है, वो 4 होती है। मानव में 4 होती है। अगर जो मेढक के बारे में बात किया जाए तो मेढक के हृदय में जो कक्ष की संख्या होती है वो 3 होती है। मछलियों में चैम्बरों की संख्या 2, मानवों में 4 और मेढक में 3। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 14वें नंबर का क्वेश्चन है। लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? पानी का, कांच का, मिट्टी का या फिर प्लास्टिक का? ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा। इसका सही जवाब है मिट्टी का। मिट्टी का भला कांच में क्यों प्रयोग होगा लेंस बनाने में? चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 15वें नंबर का क्वेश्चन है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फिर फॉयल बनाए जाते हैं? धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फिर फॉयल बनाए जाते हैं? आघातवर्धनीयता के कारण या फिर प्रतिध्वन्यात्मकता के कारण, चालकता के कारण या फिर तन्यता के कारण? इसका सही जवाब है
इसका सही जवाब है किस गुण के कारण किया जाता है? इसका सही जवाब है आघात वर्धनीयता के कारण। आघात वर्धनीयता के कारण जो धातुओं में जो पत्थर बनाने का जो प्रोसेस होता है, फॉइल बनाने का, वो होता है धातु में कुछ लिमिटेशन है या फिर कुछ कहें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें धातु अगर जो कोई है तो उसमें मेलिएबल होना चाहिए, उसको मेलिएबिलिटी को फॉलो करना चाहिए, डक्टिलिटी को फॉलो करना चाहिए, या फिर सोनोरस जो होता है जिसमें से आवाज़ हो पटकने पर वो फॉलो करे, या फिर साइनिंग का जो कैरेक्टर वो फॉलो करे, या फिर गुड कंडक्टर हो। इन सभी को फॉलो करना होगा। जो धातु होते हैं इन सारे जो क्रियाएं हैं वो फॉलो करते हैं, फिर तभी उन्हें धातु माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 16वें नंबर का क्वेश्चन है। 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या फिर रवि शास्त्री? इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली जो है 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? इसका सही जवाब है 7 तत्व मौजूद हैं, जो कि अभी हम आपको बताए भी थे। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें बताए भी थे, इसमें जो कि 18वें समूह का जो क्वेश्चन जो तत्व होते हैं उन्हें हम नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं, इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इसमें हीलियम होता है, या फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, और फिर क्रिप्टॉन, और फिर जेनोन और फिर रेडॉन होता है, ये सातों। और फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 18वें नंबर का क्वेश्चन है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रूटाइल से, हेमेटाइट से, चूना पत्थर से, या फिर पीच ब्लेंड से? इसका सही जवाब है पीच ब्लेंड से। जो रेडियम है पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। अगर जो हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 19वें नंबर का क्वेश्चन है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ओयस्टर रॉक, या फिर हेवलॉक, या फिर बेरन, या फिर वाइपर? इसका सही जवाब है बेरन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत की एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बेरन है। वो ये कहाँ है? अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 20वें नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा किस वर्ष मिला? 1956 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, या फिर 1896 ईस्वी में? इसका सही जवाब है, यहाँ इसे काट के यहाँ 1908 कर लेना है। 1908 यही इसका सही जवाब हो जाएगा। 1908 है यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ये खेला तो जा रहा है 1896 ईस्वी में खेला जा रहा था, पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होने के कारण इसे घोषित नहीं किया गया था, इंटरनेशनल दर्जा नहीं दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। पर 1908 ईस्वी में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया है। तो आज तक का 20 क्वेश्चन का जो सेट था वो पूरा हो गया है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी धन्यवाद। जय हिंद।